हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम क्लास नंबर 7th का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, एसओएस की बुक का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, जो कि काफ़ी टाइम पहले हुआ था। बहुत दिन के बाद आज वीडियो फिर से बनाई जा रही है। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था वो एक बार देख लेते हैं हम। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था क्लास 7th का, जिसमें कि हमने जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी थी जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, जिसमें आपका हिमालय आ जाएगा, है ना, प्लेन्स आ जाएंगे, हिमालय, प्लेन्स, फिर डेजर्ट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद आइलैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, अंडमान निकोबार, है ना, ये सब हमने पढ़ा था। चलो देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये पढ़ा था हमने कि जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, और उसके बाद जो ये जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है वो ह्यूमन लाइफ्स या फिर एनिमल, मतलब जो भी है ऑल ओवर फ्लोरा और फोना को जो है कैसे इफ़ेक्ट करती है, ये सब हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। और जो डाइवर्सिटी है वो हमने किसकी फॉर्म में देखी थी। सबसे पहले हमने हिमालय के बारे में बात की थी, है ना। हिमालय का एक्सटेंशन देखा था हमने, ये था। हम इसको वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोलते हैं हिमालय को, क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, यहीं से मेल्ट होकर हमारी बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो आज के टाइम पे बहती हैं। हमने फॉर्मेशन देखा था हिमालय का कि गोंडवाना लैंड जो है कैसे यूरेशिया में आके टकराई थी, कोलाइड हुई थी। उसके बाद जो क्रम्बल होके जो ये लैंड मास है इसने रोजअप करना स्टार्ट कर दिया था। और आज के टाइम पे भी जो है हर साल 5 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट बढ़ रही है ईच ईयर, है ना। तो ये क्या है, ये एक यंग फोल्ड, क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग मतलब नया, छोटा भी है, बढ़ रहा है ना। फोल्ड माउंटेन क्या कि दो जमीन, दो लैंड मास जो है एक दूसरे में टकराए और उसकी वजह से ये ऐसे ऊपर की तरफ राइज हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने हिमालय पढ़ा था। फिर इसके बारे में पढ़ा था हमने कि हिमालय जो है वो 3 कैटेगरीज में हमारा, अगर हम देखते हैं हॉरिजॉन्टली, है ना, ऐसे अगर हम देखते हैं तो हिमालय को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला हमारा हिमाद्री हो गया, दूसरा हमारा हिमाचल हो गया जिसको हम लोअर हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, शिवालिक को हम आउटर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में नहीं करेंगे, ये अपन कर चुके हैं पहले, तो वो वाली वीडियो अब देख लेना एक बार। बस देख रहे हैं क्या कुछ पढ़ लिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई जा रही है, तो बस ब्रशअप कर लेते हैं एक बार। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ा था। डेजर्ट के बारे में हम जानते हैं जैसे राजस्थान है, थार डेजर्ट की बात करते हैं, वैसे हमारा कोल्ड डेजर्ट भी होता है। हॉट हॉट डेजर्ट होता है, कोल्ड डेजर्ट होता है। कोल्ड डेजर्ट में हमारा लद्दाख आ जाता है, जहाँ का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो हमारा -30 डिग्री तक चला जाता है। पॉन्सोंग लेक के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद ये हमने पढ़ा था ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि आपका हिमाचल के अंदर है। इसका वेरियस जो है फ्लोरा और फोना हमने देखा था। ठीक है, उसके अलावा हमने गंगेटिक प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। लाइफ लाइन प्रोवाइड करा रही है ये गंगा रिवर जो भी है, मोस्टली हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी भी गंगेटिक प्लेन में सबसे ज़्यादा है। ये हमारे यहाँ के मगरमच्छ, पिकॉक वगैरह, ये हमारी फ्लोरा एंड फोना की डाइवर्सिटी इन्होंने दिखा रखी है। पेनिनसुलर प्लेटू, फिर अरावली हिल वगैरह के बारे में पढ़ा था। प्लेटूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कोस्ट लाइन की, जिसमें कि हमारा वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। फिर हम सुंदरबन डेल्टा के बारे में भी हमने बात की थी, राइट। और इसके अलावा हमने बात की होगी आइलैंड्स के बारे में। कहाँ चले गए, ये रहे, लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। आज हम जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, क्या पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। वेदर क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे ना। वेदर के बारे में बात हो रही है तो वेदर क्या होता है। उसके बाद जो ये वेदर है हम इसको कैसे मेज़र करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या देखेंगे कि हाउ डू वेदर प्रिडिक्शंस help us prepare for events like heavy rain, storms, drought and have heat waves, right.
तो हम देखेंगे कि हम वेदर की अगर प्रिडिक्शन कर लेते हैं, हम पहले ही बता देते हैं कि इस टाइप के कि भैया हैवी रेन आने वाली है, या स्टॉर्म आने वाले हैं, या सूखा पड़ने वाला है, या हीट वेव, जैसे बोला जाता है ना कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा होएगी, या इस बार ठंड बहुत कड़ाके की पड़ेगी। ऐसे हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारे हैं, जियो साइंटिस्ट जो हमारे हैं, वो हमें पहले ही बता देते हैं, राइट। तो हम कैसे हम प्रिपेयर कर पाते हैं ये सब जानने के बाद, कैसे ये हमारी हेल्प करते हैं। वेदर फिनोमेना को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना हमारी लाइफ्स को इजी कैसे कैसे बनाता है, ठीक है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले वेदर क्या है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज वेदर, राइट। वेदर क्या है, तो वेदर क्या है, वेदर इज ए स्टेट ऑफ द अर्थ्स एटमोसफेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, कि अर्थ का जो एटमोसफेयर है एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस, मतलब जगह और टाइम, पर्टिकुलर जगह और टाइम अर्थ के एटमोसफेयर का क्या है, एक पर्टिकुलर समय पे क्या स्टेट ऑफ अर्थ का एटमोसफेयर है, एक पर्टिकुलर समय पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेदर बोलते हैं। अब अर्थ का एटमोसफेयर जो एक टर्म आई है, इसका क्या मतलब है, इसका स्टेट ऑफ अर्थ एटमोसफेयर क्या मतलब हुआ इस चीज़ का। तो एटमोसफेयर क्या होता है, एटमोसफेयर जो होता है हमारा क्या होता है, इट इज़ ए लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड सम प्लैनेट्स। सम प्लैनेट्स का क्या मतलब है, क्या सारे प्लैनेट्स को सराउंड नहीं करता है ये लेयर ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले आपको मेरे को ये जवाब देना है कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, या फिर नाम बराबर एटमॉस्फेयर है, वो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, लेयर ऑफ गैसेज है जो कि कुछ प्लैनेट्स को जो है सराउंड करके रखा हुआ है। और अगर हम अर्थ के बारे में बात करते हैं तो ये जो लेयर ऑफ गैसेज है उसको हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं, ठीक है, एयर, ओके। ये गैसेस को हम क्या बोल देते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है हमारा वो क्या कहलाता है, एयर कहलाता है, राइट। तो चलो फिर अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है पर्टिकुलरली हम किसके बारे में, ये हमारा इन जनरल एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है। अब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो सेवरल लेयर्स से बन के मिलके बना हुआ है, ठीक है, और ये हैं सेवरल लेयर्स। तो इन्होंने एग्जांपल दिया है केक का, कंपेयर्ड टू केक, कि जैसे केक की बहुत सारी लेयर आप बना देते हो ना, ऐसे कहीं पे फ्रूट्स होते हैं, कहीं पे क्रीम होती है, कहीं पे ब्रेड की, ये अलग अलग लेयर्स आपकी बनी होती है केक के अंदर, है ना। तो ऐसे ही जैसे केक के अंदर अलग अलग लेयर होती हैं, ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर की भी ये अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब जो ये लेयर्स हैं, सबसे क्लोजेस्ट लेयर जो है अर्थ के सरफेस पे वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ये है आपकी अर्थ, ओके, डायग्राम को हम समझेंगे, ये है आपकी अर्थ का सरफेस, ठीक है, ये आपका अर्थ का सरफेस है। और जो ये है ये क्या है, इंटीरियर है, ठीक है, ये क्या है, इंटीरियर, धरती के अंदर का भाग, हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, सरफेस पे हम जो है रहते हैं, यहीं पे पेड़ पौधे सब होते हैं, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के सबसे पास वाली जो लेयर होती है ये वाली, ये हमारी क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है, ठीक है। और जितने भी लैंड बेस्ड एनिमल या प्लांट्स जो होते हैं वो यहीं पे रहते हैं और यहीं पे ब्रीद करते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं वो भी आपके ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होते हैं, राइट। चलो इसके अलावा ये क्या बोल रहा है कि इसकी जो हाइट है, किसकी हाइट है, ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो 6 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है। तो ये जो ट्रोपोस्फियर है ये इतने में क्या है, ये आपकी ट्रोपोस्फियर है। तो ये जो हाइट है ये 6 to 18 किलोमीटर। अब ये इतना डिफरेंस कैसे भैया कि कहीं पे 6 है कहीं पे 18, तो क्या है कि लेस थिक एट पोल्स। तो आपको पता है कि अर्थ की जो शेप है वो क्या है, जेड शेप है ना, बॉल के जैसी है, यहाँ से उभरी हुई है ना, ये ऐसे यहाँ से उभरी हुई है और यहाँ पे पॉइंटेड है थोड़ी सी, जैसे हमारी बॉल होती है एग्जैक्टली वैसे, है ना।
तो ये आपकी क्या है, ये आपके इक्वेटर है, ये आपके प्राइम मेरिडियन है। यहाँ पे आप नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ये वाली है ना, ये हाइट जो है इसकी कम होती है ट्रोपोस्फियर की, और यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये क्या है, आपके फ्रीजिड जोन है। ये फ्रीजिड जोन का मतलब क्या है, यहाँ पे कोल्ड है, आपका जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ठंड में क्या होता है, ठंड में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पास हो जाते हैं, ओके। और ऐसे ही जहाँ पे जितनी ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जहाँ पे जितनी ज़्यादा हीट होगी वहाँ पे फैल जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, है ना, ऐसे दूर दूर हो जाते हैं तो ये फैल जाते हैं। तो आपके इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे यहाँ पे आपका सन है जो वो डायरेक्ट यहाँ पे सनलाइट, ये सारे फिनोमेना अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, आपकी अर्थ जो वो हल्की सी स्लैंटेड भी है, तो नॉर्थ और साउथ पोल पे जो है कम आपकी सनलाइट जो पहुँच पाती है, इसलिए यहाँ पे जो है कोल्ड होती है, और यहाँ पे जो आपकी हीट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो है ट्रोपोस्फेयर जो है वो ज़्यादा है, उसकी विड्थ जो आप कह सकते हो, हाइट जो कह सकते हो, वो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए अब 6 to 18, तो 18 किसका होएगा, 18 होएगा यहाँ पे इक्वेटर पे, है ना, 18 किलोमीटर तक। और 6 किलोमीटर कहाँ पे, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ या फिर साउथ पोल पे, ठीक है, 6 किलोमीटर, ओके। चलो आगे चलते हैं। और अब वेदर को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे, ये आपने देख तो लिया कि भैया एटमॉस्फेयर की एक स्टेट होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर जगह पे हम देखते हैं, उसको हम वेदर बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, डिस्क्राइब कैसे करोगे, तो किन किन वर्ड से हम डिस्क्राइब करते हैं कि वेदर हॉट है, वेदर कोल्ड है, रेनी है, क्लाउडी है, ह्यूमिड है, स्नोई है, विंडी है। हम बोलते हैं ना भैया वेदर कैसा है, भाई आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत ठंड है, आज तो बारिश हो रही है जोरों की, या फिर बादल छाए हुए हैं, ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, नमी है ना, चिपचिपापन जो होता है, स्नो बर्फ़ पड़ रही है, विंडी जोर जोर से हवाएं चल रही है ना। तो ये आपका क्या होता है, वेदर को एक्सप्लेन करने के लिए इन वर्ड्स का हम जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो लेयर्स वाली जो चीज़ है ये मैं आपको अगर एक बार ये देख लें आप, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें आपको वैसे तो डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे ही ये सारी चीज़ें, लेकिन एक बार थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए। जैसे इसमें आपको क्या दे रखी है, इसमें यहाँ पे तो आपकी क्या होगी, यहाँ तक आपकी ये ट्रोपोस्फेयर होगी, तो ये देखो जहाज़ बना रखा है इसमें, तो जहाज़ भी आपके ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं। इसके बाद पोज आ गया, ये क्या आ गया, ट्रोपोस्फेयर का पोज। एक लाइन जैसे ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर और इससे अगली लेयर स्टार्ट होने से पहले एक पोज आ गया, ठीक है। और उस पोज को जो है हम नीचे वाली लेयर का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे ट्रोपोस्फियर के बाद ये पोज आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रोपोपोज बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रेटोपोज भी आता है, तो ये क्या है, ये ट्रोपोपोज हो गया, ठीक है। इस ट्रोपोपोज के जस्ट ऊपर आपकी ओजोन लेयर है, क्या है, ओजोन लेयर है, O3। तो आप मेरे को बताइए ओजोन लेयर हमारे लिए अच्छी है, बुरी है, क्या कुछ है। और ओजोन लेयर ये हमारी कहाँ है, ये हमारी है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। आप मेरे को बताएंगे कि अगर यही ओजोन लेयर O3 अगर अर्थ के सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे अगर होती है तो ये हमारे लिए अच्छी होती है या फिर ख़राब होती है हेल्थ वाइज, आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। कि ये इतनी ऊपर है तो इसका क्या फ़ायदा और नुकसान है। और अगर ये यहाँ पे होती है, ये ओजोन लेयर को अगर हम माने कि यहाँ पे अगर आ जाए अर्थ के सरफेस पे, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर हमारे लिए डेंजरस है, ठीक है। ये आप मेरे को बताएंगे। तो इन लेयर्स के अलावा मैं आपको एक बार आइडिया दे देती हूँ। ये आपकी डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, पहली लेयर ये होगी, दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर होगी, तीसरी लेयर मेसोस्फेयर होगी, चौथी थर्मो होगी, और पांचवी ये आपकी क्या होगी, एक्सोस्फेयर होगी, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं एरोप्लेन वगैरह अगर आपसे पूछे जाए कहाँ पे उड़ते हैं तो ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं। और जितने भी वेदर फेनोमेना होते हैं
जैसे इवेपोरेशन होके जो पानी इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, उसके बाद कंडेंसेशन का जो एक प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपका ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ठीक है, कंडेंसेशन के बाद जो है वापस पोर डाउन होता है पानी, रेन आपकी जो आती है, वो सब ये जितने भी फिनोमेना है आपके, वेदर फिनोमेना, ये आपके कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। हॉट एयर बलून वगैरह ये आप उड़ाते हैं, पैराशूट वगैरह, कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फेयर का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका ओजोन लेयर है। ओके, ओजोन लेयर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर का पार्ट है, कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर का पार्ट है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर का। ठीक है, उसके बाद मिजोस्फेयर की क्या है कि भैया जितने भी मिट्रोइस वगैरह होते हैं ना, मिट्रोइस जो कि आपके कई बार, इनको आप क्या बोल देते हो, इनको आप टूटता तारा या जो भी कुछ बोलते हो आप, तो ये क्या होते हैं, मिजोस्फेयर में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके सैटेलाइट वगैरह होते हैं कहाँ पे भेजे जाते हैं, थर्मोस्फेयर के अंदर भेजे जाते हैं। ठीक है, सैटेलाइट, और ये आपकी कर्मन लाइन है, स्टार्ट ऑफ आउटर स्पेस, यहाँ से आपका जो है आउटर स्पेस जो वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपके सैटेलाइट वगैरह थर्मोस्फेयर में होते हैं। ओरारा ये जो आपके आप देखते हो नदरन पोल पे, सदरन पोल पे जो वो लाइटिंग इफेक्ट होता है, बहुत सारे लोग देखने जाते हैं, तो ऑरोरा जो है ये आपके थर्मोस्फेयर में ही होते हैं। ठीक है, एक्सोस्फेयर जो है, एक्सोस्फेयर जो आपका इसमें स्पेस शिप वगैरह जो है वो होते हैं। राइट, ये बस एक आइडिया देने के लिए है, ये अपन जैसे जैसे अगली क्लासों में बढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये आपका हो गया। अब हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या है, टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है। राइट, अब ये क्या है, टेम्परेचर का क्या मतलब है, टेम्परेचर का मतलब है जो हमने वर्ड्स देखे थे ना, हमने कुछ वर्ड्स देखे थे कि भैया हम वेदर को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम वेदर को, तो वो कैसे करते हैं, इन वर्ड्स के थ्रू करते हैं ना। टेम्परेचर के बेसिस पे अगर हम बोल रहे हैं तो क्या होता है भैया, या तो हॉट होता है या कोल्ड होता है। ठीक है, हमने देखा था एक रेनी वर्ड भी हमने यूज़ किया था, यहाँ पे क्या बोला था, हॉट या कोल्ड। ठीक है, एक हमने बोला था कि रेनी। अब रेन जो है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है कि एनी फॉर्म ऑफ वाटर, पानी हमारा इवेपोरेट हो रहा है, एक लेवल पे जाके कंडेंसेशन होएगी, उसके बाद वापस आएगा पानी, है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। वैसे तो हम बोल देते हैं बारिश, है ना, बारिश क्या है, बारिश है रेन। तो ये जो पानी है जो इवेपोरेट होके ऊपर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, तो ये किसी भी फॉर्म में नीचे आ सकता है। अब अलग अलग फॉर्म क्या हैं, या तो ये रेन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में आ सकता है, या फिर स्नो, बर्फ की फॉर्म में आ सकता है, स्लिट, स्लिट मतलब फ्रोजन या फिर पार्टली फ्रोजन जो होती है रेन वो। इसके अलावा हेल, हेल क्या होता है, ओले जो आपके पड़ते हैं ना, छोटे छोटे जो बॉल्स ऑफ आइस जो होते हैं हम बोलते हैं। ठीक है, आसमान से गिरते हैं उनको हम हेल बोलते हैं। ठीक है, तो या फिर प्रेसिपिटेशन एक एलिमेंट हो गया आपका। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे, तो ये भी एक एलिमेंट है आपका। इसके अलावा विंड, मोमेंट ऑफ एयर को हम क्या बोल देते हैं, विंड बोल देते हैं। ठीक है, एयर, देखो एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो गैसेस हैं उनको हम मिला के क्या बोल देते हैं, एयर बोल देते हैं। अब ये एयर जब मूव करना स्टार्ट कर देती है, इसमें मूवमेंट होती है किसी भी इधर उधर डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, विंड बोल देते हैं। ठीक है, इसकी एक डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होएगी प्लस में स्पीड होएगी, है ना, किस स्पीड से किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, विंड हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी भी एक एलिमेंट है आपका वेदर का। ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर की प्रेजेंस एयर के अंदर। ठीक है, क्या होता है आपका, डस्ट पार्टिकल होता है हवा के अंदर। ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो होता है उसके ऊपर छोटा छोटा पानी जमा हो जाता है, ये क्या होते हैं आपके वाटर वेपर होते हैं। क्या होते हैं, वाटर, H2O
वेपर्स आप इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके एलिमेंट हैं। क्या एलिमेंट है, टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। कूल। चलो आगे चलते हैं हम। इसमें क्या है, फोरकास्ट आपको दे रखा है कि अर्ली टाइम में जो है, पहले के टाइम में जो है, ह्यूमन हैव क्लोजली ऑब्जर्व नेचर। वो क्लोजली जो है, जो नेचर होता है उसको ऑब्जर्व करते थे, ठीक है, और सिग्नल्स देखते थे, और उन सिग्नल्स से क्या करते थे, फोरकास्ट द वेदर करते थे। फोरकास्ट मतलब क्या होता है, प्रिडिक्ट करना। हम जो फ्यूचर मतलब बता देते हैं कि अभी बारिश आएगी, है ना। अपने बुजुर्ग लोग जो हैं वो देख के बता देते हैं कि ऐसा गुमसुम सा हो रखा है तो आंधी आएगी या फिर बारिश आएगी, है ना, वो देख के बता देते हैं। तो ये बोलते हैं कि आज के टाइम में तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम जो है प्रिडिक्शंस करते हैं। पहले वाले लोग जो हैं वो नेचर को अच्छे से क्लोजली जो है ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। और वो क्या देखते थे, ऑब्जर्विंग बर्ड्स फ्लाइंग लो, कि पक्षी जो हैं इतने नीचे उड़ रहे हैं। अंट्स कैरिंग एग्स, कि जो अंट हैं, कीड़ी जो होती हैं, वो अपने अंडे जो हैं ले उठा उठा के कहीं पे जा रही हैं, ठीक है। स्क्विरल्स गैदरिंग नट्स, अब जो स्क्विरल्स गिलहरी जो होती है वो भी अपना खाना इकट्ठा करना शुरू कर देती है। या फिर फ्रॉग्स क्रॉकिंग लाउडली, ये तो हम देखते हैं ना कि मेंढक टर्टर कर रहे हैं, बारिश आएगी ऐसे करके, है ना। और इवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कॉन्स, तो ये सब आप देखते थे पहले वाले लोग, और वो बताते थे कि क्या कुछ प्रिडिक्ट करते थे कि हमारा वेदर जो है वो कैसा होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको पिक्टोरिकल फॉर्म में आपको दिखा रखा है कि अंट्स जो हैं वो अपने एग्स को शिफ्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। नेचुरल बिहेवियर कि भैया हैवी रेन आने वाली है, क्योंकि इंसानों को बाद में पता लगता है जो लोग जो जीव जंतु होते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो हैं वो सेंस कर सकते हैं ना, उनको सेंस कर सकते हैं। तो वो हमसे पहले जो उनको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी वाला भी हम पढ़ेंगे, ओके। अब क्रॉकिंग ऑफ दिस फ्रॉग, मेनली वेस्टर्न घाट जो आपका कर्नाटका है, केरला वाला रीजन है, वहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब जो है पाइन, ये है पाइन। अब इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे होगे, ठीक है। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है, ठीक है। और इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, हम एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर पाइन को ये जो कॉन्स अगर ये क्लोज है, अगर ये ऐसे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ह्यूमिड पाइन्स आर क्लोज इन ह्यूमिड कंडीशंस टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स। ह्यूमिड कंडीशन मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इट्स मोर। तो ये अपने जो ये कॉन्स हैं इनको बंद कर लेती है ताकि इसके अंदर जो सीड्स हैं वो सेफ रह सकें, ठीक है। और ओपन इन ड्राई कंडीशन, अगर ह्यूमिडिटी कम है, हवा में नमी कम है, तो ये क्या करेंगे, एंश्योर दे स्प्रेड इन फेवरेबल वेदर। तो ये क्या करेंगे, अपने ये कॉन्स जो हैं ये खोल देंगे, और उसके बाद यहाँ से जो है वो सीड जो है बिखर जाएंगे, और फिर जब फेवरेबल वेदर कंडीशंस आएंगे तो फिर वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो ये नेचुरल फिनोमेनाज हैं, कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिनको आप क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। और पहले किया भी जाता था। आज के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैव वर्कड आउट मेथड्स टू मेजर एंड मॉनिटर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर विद ग्रेट प्रिसीजन, मतलब बहुत ही एग्जैक्टली प्रिसाइजली हम जो हैं मॉनिटर कर सकते हैं, जितने भी वेदर के एलिमेंट्स हैं उनको मेजर भी कर सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने ये सब पॉसिबल किया है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, मीट्रियोलॉजिस्ट, ठीक है। मीट्रियोलॉजिस्ट होते हैं ये साइंटिस्ट जो हमें वेदर के बारे में बताते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ट्राई टू प्रिडिक्ट करते हैं हाउ द वेदर विल बिहेव इन पर्टिकुलर रीजन आफ्टर फ्यू आवर्स और फ्यू डेज और इवन फ्यू वीक्स। जैसे हमें पता लग जाता है ना कि कल बारिश आएगी या फिर कल हीट वेव आने वाली है, तो ये सब चीज़ें जो हमें बताई जाती हैं। वेदर फोरकास्टिंग जो आपकी न्यूज़ चैनल पे भी आपने देखा होगा ना, वेदर फोरकास्टिंग आपको बता दिया जाता है कि कल घरों के अंदर रहना,
बहुत तेज़ बारिश आ सकती है, या फिर हीट वेव गर्मियों में आ सकती है ना, तो ये सब आपको बताया जाता है। तो ये मीटरियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि कुछ घंटे बाद क्या होने वाला है। आपके पास मैसेज भी आता है ना, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मैसेज आता है कि अगले 4 घंटे में तेज़ बारिश हो सकती है ना, ऐसे करके। तो वो कौन लोग देखते हैं? ये मीटरोलॉजिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो कि वेदर फोरकास्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कुछ घंटों बाद क्या होने वाला है, कुछ दिनों बाद क्या होने वाला है, कुछ हफ्तों बाद क्या होने वाला है, ठीक है। तो उससे पहले ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं। चलो, अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं जिनसे हम जो हमारे वेदर के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं, उनको हम जब मेज़र करना चाह रहे हैं तो हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम क्या देखते हैं? टेम्परेचर हम कोल्ड या हॉट, 2 वर्ड हमें मिले हैं टेम्परेचर को बताने के लिए। तो टेम्परेचर के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और उन इंस्ट्रूमेंट्स का क्या नाम है? इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मामीटर। क्या नाम है? थर्मामीटर। अब थर्मामीटर भी आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है, सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर होते हैं। वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उस टाइप का थर्मामीटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो सिंपली एम्बिएंट टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है कि इमीडिएट सराउंडिंग्स का टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को, कि एक दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हुआ था और मिनिमम कितना, जैसे बताते हैं ना, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर वो आपको बता देते हैं कि मिनिमम आपका भैया जैसे अभी सर्दियों में अगर वो बोलेंगे तो 14 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, मैक्सिमम आपका 22-23 जो भी है वो रह सकता है। अलग अलग जगह के हिसाब से वो आपको बता देंगे, ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम। तो अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊं तो शायद, हाँ ये देखो, ये है आपका, ये वाला आपने देखा होगा ज़रूर कोरोना टाइम में। कोरोना टाइम में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, तो जहाँ पे भी सिक्योरिटी वगैरह वाले होते हैं तो वो चेक करते थे आपका फीवर, चेक करते थे वो आपका, है ना, कि आपको फीवर है या नहीं है, इसको यूज़ करके। तो ये एम्बिएंट टेम्परेचर मेजर करने के लिए आसपास के सराउंडिंग के, ये जो हैं ये मेजरली आपका मिनिमम या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर की जो रेंज होती है उसको बताने के लिए यूज होता है। डिफरेंट टाइप के, एक आपने देखा होगा कि पहले आप एक यूज़ करते थे जिसके अंदर मर्क्यूरी होता था, यहाँ पे एक ऐसे ये एक बल्ब होएगा, ये आपकी एक इसके अंदर ही है ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ट्यूब है, यहाँ पे जो ये तो आपका मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, ये इस पे ऐसे लाइनें होंगी और नंबर लिखे हुए होंगे, है ना। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये क्या है, ये क्या है, ये आपका ये बल्ब है, इसके अंदर क्या है, मरकरी है, राइट। और जैसे जैसे टेम्परेचर मिलता जाएगा तो ये मरकरी जो है इस ट्यूब में, अंदर वाली ट्यूब में जो है इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, ये ऐसे इंक्रीज करता जाएगा। और जिससे हम यहाँ से यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे, तो हम जहाँ पे जाके रुकेगा तो हम, कई बार आपने देखा होगा पहले तो बुखार वगैरह फीवर वगैरह आपको मेजर करने होते थे, अभी तो ये डिजिटल आ गए हैं, ये क्या है, डिजिटल वाले आ गए हैं ना। पहले इस टाइप का भी एक थर्मोमीटर जो है आपका यूज़ किया जाता था, मर्क्यूरी वाला, मर्क्यूरी होता था इसके अंदर, है ना, क्या बोलते हैं इसको, पारा बोलते हैं शायद, पारा, है ना। लेकिन इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं हेल्थ वाइज, तो अभी इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, बहुत कम हम मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं हेल्थ सेक्टर में, राइट। और एक सिंड्रोम भी होता है, आप मेरे को इस सिंड्रोम का नाम बताएंगे, अगर मर्क्यूरी से बच्चों का एक्सपोजर अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस सिंड्रोम का नाम आप मेरे को बताएंगे, ठीक है, क्या होता है, डिजीज़, डिजीज़ का नाम आप मेरे को बताएंगे कौन सा होता है। मरकरी का एक्सेस अगर आपको एक्सपोजर किसी भी बच्चे को मिल जाता है तो एक सिंड्रोम, एक डिजीज़ है, आप बताएंगे मेरे को कौन सा है वो। तो चलो, ये हमने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है। कुछ तो जो होते हैं एम्बिएंट, आपका जो इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है उसको देखने के लिए, कुछ जो होते हैं मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर को, कुछ जो होते हैं मतलब डिजिटल थर्मोमीटर जो है आजकल हम प्रेसाइज
रिकॉर्डिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। अब ये क्या होते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेन डेली टेम्परेचर, ये सब हम मेजर करते हैं थर्मामीटर्स के हेल्प से। रेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब है, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर हम एक दिन का अगर हम माने 24 आवर्स का, तो मैक्सिमम हमने मान लिया कि भैया 40 है, ठीक है। मिनिमम हमने मान लिया कितना मान लेंगे हम, 16 मान लो, ठीक है। तो 40 माइनस 16 हम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 24 क्या है, रेंज ऑफ टेम्परेचर है कि इनके बीच में, ठीक है, ये आपकी रेंज ऑफ टेम्परेचर है। अब मीन डेली अगर आप मापना चाहेंगे तो ये क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम क्या हमारा 40 प्लस मिनिमम टेम्परेचर प्लस में 16, और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 2 जा 2 8 जा, तो मीन डेली टेम्परेचर आपका 28 आ गया, ठीक है। मैथ्स तुम देख लेना, मेरा इतना है नहीं बढ़िया, तो अपने हिसाब से देख लेना कैलकुलेशन करके, जस्ट एन एग्जांपल, ओके। तो ये आपका मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है आपका वो 1875 में जो वो सेटअप किया गया था, ठीक है, 1875, वे बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस 47 में मिली थी हमें, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 70 साल पहले। और इसका मोटो क्या है, आदित्य जयते विरस्ति, जिसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम द सन अराइजेस अ रेन, कि सूर्य देवता है इसीलिए जो हमारी बारिश होती है। ये हमने मनुस्मृति, एक एंशिएंट टेक्स्ट है, हम बहुत मानते हैं जिसको, वहाँ से हमने ले रखा है। और इसका पूरा सेंटेंस क्या है, फ्रॉम द सन अराइजेस रेन, फ्रॉम द रेन्स कम फूड, एंड फ्रॉम फूड लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट, है ना। ऑफ कोर्स ये हमारा वाटर बॉडी है, कोई भी, यहाँ पे आपका पानी भरा हुआ है ना, ये आपका पानी भरा हुआ है, ये आपके सूर्य देवता हैं, ये आपके सूर्य देवता है। यहाँ से पानी जो है वो आपका इवेपोरेट होएगा, है ना, वाष्प बन के उड़ता है ना, फिर एक लेवल पे जाके यहाँ पे बादल बने हुए हैं, है ना, ये बादल बनेंगे, कंडेंसेशन होएगी, फिर ये पानी वापस आएगा। तो अभी तो क्या है, ये एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी में है ना, लेकिन जैसे ही बारिश आएगी, ये आपका प्लेन है ना, धरती है, धरती पे बारिश गिरेगी, पानी आएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉप्स उगाते हैं, है ना, फूड ग्रेन्स हम उगाते हैं। सूरज से क्या होता है, बारिश होती है, बारिश से क्या होता है, पानी से क्या होता है, खाना उगता है, और इस खाने पे ही हम जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो डिपेंडेंट है, और इसी खाने की वजह से हम ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। चलो, ये आपको कुछ मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ये सब बता रखा है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट की हम बात करते हैं। सेकंड एलिमेंट ऑफ वेदर इज प्रेसिपिटेशन, राइट। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या, बारिश नहीं, प्रेसिपिटेशन अलग अलग टाइप की होती है, रेन भी हो सकती है, स्नोफॉल भी हो सकता है, हेल भी हो सकता है ना, स्लिट भी हमने देखे थे, स्लिट और हेल मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज, ठीक है। टेम्परेचर को हम किससे मापते हैं, थर्मोमीटर से मापते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन को हम किससे मापते हैं, हम मापते हैं रेन गॉज। अब रेन गॉज होता क्या है, ये होता है आपका रेन गॉज, ये आपका एक बीकर है, ठीक है, ये आपका एक बीकर है, इसके अंदर एक ये मेजरिंग सिलेंडर है, क्या है, मेजरिंग सिलेंडर है, और यहाँ पे क्या है, एक फनल लगा दी है, ठीक है, फनल लगा दी है, ताकि इसके अंदर जो भी पानी आए एग्जैक्टली इस बीकर के अंदर, जो मेजरिंग सिलेंडर है उसके अंदर जाए। तो आप, बारिश जब स्टार्ट हुई तब आपने इसको रख दिया बाहर ओपन में ले जाके, बारिश जब ख़त्म हुई तो आप इसको उठा के ले आए, है ना। तो उस टाइम से लेके, जब बारिश स्टार्ट हुई तब से लेके और बारिश ख़त्म होने तक कितना पानी बरसा, वो आपको किससे पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा इस मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से, ठीक है। तो जितना भी इसमें नंबरिंग आएंगी, जैसे इसमें 5 आ रखा है, तो 5 का क्या मतलब है, 5 mm, 5 मिलीलीटर जो है पानी जो है बरसा था आपका, ठीक है।
ये आपका हो गया प्रेसिपिटेशन का।